हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का हमारा टॉपिक्स जो भी आपके टॉपिक्स है, आज बेसिकली हम बुक से ही कंप्लीट करेंगे। बुक से यानी कि कुछ मैं एक्स्ट्रा नोट्स लिख कर लाई हूँ, ये पूरा बुक का ही पार्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो कि आपको समझनी है, और इस बुक के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको समझा पाए। तो मैंने एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक ली है इसको समझाने के लिए। और माइट भी जो नेक्स्ट हमारा सॉल्ट वाला पार्ट आएगा उसमें मैं सेम हूँ। इस चैप्टर के बाद आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा क्योंकि उनके ऊपर काम चल रहा है। आपको चैप्टर 1 के भी मिलेंगे, चैप्टर 2 के भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो आज क्वेश्चन है कि हमारे जितने भी एसिड्स हैं और जितने भी अलग अलग बेसिस हैं, इन सब के अंदर आखिर कॉमन क्या चीज है। जैसे कि देखो, मैं कह रही हूँ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। HCl ये भी तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। ऐसे हमारा जो बेस है NaOH फिर KOH, इनके अंदर क्या कॉमन है, ठीक है। तो आपको देख कर पता चल रहा होगा कि आपके एसिड्स में क्या कॉमन है, आपका H यानी कि हाइड्रोजन कॉमन है। कैसे हमें पता चल रहा है, देखकर ही पता चल रहा है। प्लस हमने एक रिएक्शन किया था जिसके अंदर जब भी हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया है तो हमारी कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। तो हमें क्या पता चला है कि सारे एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। ऐसे आपके सारे बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन होते हैं, OH माइनस जिसे कहते हैं। अब वो क्या है आयंस बताती हूँ। तो बेसिकली OH आपके सारे बेसिस में कॉमन होता है और हाइड्रोजन आपके सारे एसिड्स में कॉमन होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो कि आपकी एक्टिविटी समझना है आपको, कि हमने कहा कि सारे एसिड्स के अंदर आपके हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब जो भी कंपाउंड है आपका, जिसके अंदर हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिड है। एग्जाम्पल देखो, H2SO4 क्या है, एक कंपाउंड ही है ना एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट को मिलाकर बना है। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, और हम क्या कह रहे हैं कि एक एसिड है। ओके। ऐसे में एक और ले लूँ C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसके अंदर हाइड्रोजन है। तो क्या ये भी एक एसिड है, ठीक है। ये एसिड है कि नहीं, इसको हम टेस्ट करेंगे थ्रू दिस एक्टिविटी। अब हम चेक कर रहे हैं वो क्या सारे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिडिक होते हैं या नहीं होते। आपको एक्टिविटी 2.8 में क्या दे रखा है कि आप सॉल्यूशन लो किसका, ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, C2H6O। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4। आप इन सबके सॉल्यूशन लो और क्या करो, एक कॉर्क लो, कॉर्क के ऊपर दो नेल्स को फिक्स करो, और फिर उसके अंदर आप क्या करना है, 1 बाय 1 एक सॉल्यूशन आना है। पहले ग्लूकोज डालना, फिर उसको बाहर निकाल देना, फिर अल्कोहल डालना, मतलब चेक करना है, ठीक है। तो फिर इसको नेल्स को आपको अच्छे से फिक्स करने के बाद आपको उनको वायर से कनेक्ट करना है विद द स्विच, देन बैटरी एंड अ बल्ब। ओके। अब देखो, अगर इसके अंदर हम जो सॉल्यूशन डालेंगे, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, और हमें पता है एसिडिक होगा, तो जब वो इसके अंदर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब टूटना। तो आपका जो एसिड होता है किसके अंदर ब्रेक होता है, सपोज मैं HCl ले रही हूँ, तो किसमें होगा H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो ये डिसोसिएट मतलब टूट जाते हैं ये। तो आपके सॉल्यूशन आके क्या होता है, ये टूट जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है आपका, इसके अंदर हम कर देते हैं पानी के अंदर हम एसिड डाल दो, सबके आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रहे। डाइल्यूट मतलब पानी के अंदर आपको अलग अलग, पहले ग्लूकोज बनाना है, फिर अल्कोहल, फिर हाइड्रोक्लोरिक और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमने पहले क्या लिया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl, ठीक है। तो HCl लिया, आपको पता है इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट मतलब टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। और हमें पता है जब ये आयन से ब्रेक हो गया तो इन्हीं आयन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे करंट जनरेट होगी, जिस वजह से आपका ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लग जाएगा। सेम हमने सल्फ्यूरिक एसिड में भी देखा, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तब भी हमारा काम होने लगा। अच्छा, तो वेरी गुड। अब हमने डाला ग्लूकोज, हमने देखा बल्ब तो ग्लो ही नहीं कर रहा। हम डाला अल्कोहल, तभी हमने कहा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इनके डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाए तो ये ब्रेक नहीं हुए। इसका मतलब क्या है, C6H12O6 ने आपका आयंस नहीं दिया कोई भी हाइड्रोजन। इस कारण जहाँ पे आयंस नहीं बने, आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाई, तो करंट जनरेट नहीं हो पाया, आपका बल्ब ग्लो नहीं किया। इसका मतलब कि सारे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है जरूरी नहीं वो एसिडिक हो, लेकिन जितने भी आपके एसिडिक कंपाउंड्स हैं, एसिडिक कंपाउंड्स, उनके अंदर तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, लेकिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है जरूरी नहीं वो एसिड हो। ओके, सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने बातें कही वो सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगेन दोबारा से।
कि जो बल्ब है वो ग्लो कर लगे इन द केस ऑफ एसिड्स, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब हमें क्या इंडिकेट करता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है थ्रू सॉल्यूशन, और यही इलेक्ट्रिक करंट लेकर कौन जा रहा है, आपके आयंस लेकर जा रहे हैं, जो आयंस वहां पर मूव कर रहे हैं। एसिड के अंदर क्या होता है, आपका H प्लस आयन होता है, एस कैटायन, और जो उसका दूसरा पार्ट बचा है एनायन, जैसे कि HCl ले लो तो H प्लस क्या आपका कैटायन है और Cl माइनस क्या आपका एनायन है। इनकी मूवमेंट की वजह से आपका करंट जनरेट होता है, करंट ले जा पाते हैं। NO3 माइनस HNO3 में आपका H प्लस और NO3 माइनस से ब्रेक होने जाता है। H2SO4 में भी आपका सेम यही होता है। CH3 माइनस में भी आपका यही होता है, ठीक है। सो जो भी आपके कैटायन इन सभी के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा आपके H प्लस प्रेजेंट है, और इसी ये सारे हमें क्या सजेस्ट करता है कि एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। आई होप नाउ आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। देखो अरे इसके अंदर वही पार्ट कि बेसिस के अंदर आपका क्या कॉमन होता है, बेसिस के अंदर आपका कॉमन होता है OH माइनस, ठीक है। एंड इसका दूसरा पार्ट आपके आगे आएगा तो वही समझाती हूँ मैं। सो व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस मतलब जब हम पानी के अंदर एसिड और बेस को मिला देते हैं तब आखिर होता क्या है उनके साथ। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखो, जब आपने जैसे ही मैंने मान लो पहला एसिड लिया HCl, क्या लिया मैंने पहला एसिड HCl, ये रहा आपका HCl, ठीक है। अब मैंने HCl को पानी में डाला प्लस वाटर में डाला, तो मुझे पता है ये जो मेरा एसिड है वो ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होता है, H प्लस और Cl माइनस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन ये पता है पानी के अंदर ये ना H प्लस के फॉर्म में नहीं रहता है, ये क्या कर जाता है कि जो आपका ये है वाटर, इसके अंदर आपने डाला एसिड HCl, ठीक है, तो ये H प्लस और Cl माइनस फॉर्म में, ठीक है। ये H प्लस ऐसा अकेला नहीं घूमता, ये कहता है जो पानी के मॉलिक्यूल्स बगल में प्रेजेंट है ये उसके साथ जाके मिल जाता है, तो H2O प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, ये H3O प्लस, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो बेसिकली एसिड, अब हम यही लिखेंगे कि एसिड्स आपको हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी कि H प्लस देते हैं वाटर के अंदर। देखो NaOH मतलब बेस को हमने वाटर के अंदर डाला, ये तो बेस वाला आ गया कि जब भी आपका बेस मत देखो पहले एसिड देखो, ठीक है। अगर वो कभी कभी आपको समझ में आएगा कि HCl प्लस H2O आपको ये क्वेश्चन क्यों दे रखी है, अगेन वो देखेंगे क्योंकि पहले ब्रेक हुआ H प्लस प्लस Cl माइनस आपका HCl, फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका H प्लस मिलता है, Cl नहीं मिलता, तो क्या अपना लेता है H3O प्लस और आपका Cl माइनस से फ्री ढूंढता है। ओके, सो नाउ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखना ऐसा क्यों है, ये कोई गलती नहीं है, वो H प्लस कभी फ्री नहीं रहता, वो इसके साथ वाटर के साथ मिल जाता है। हाइड्रोजन आयंस अलोन एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं, इसलिए आपके हाइड्रोजन आयंस को हम क्या दिखाते हैं कि H प्लस प्लस H2 आपको क्या देते हैं H3O प्लस। अब बेस क्या होता है, जब आप बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो जो बेस पानी में अच्छी तरह डिजोल्व हो जाते हैं वो किसके अंदर ब्रेक हो जाता है, आपके Na प्लस प्लस OH माइनस। ओके, तो दैट्स इट फॉर इट। एंड ये देखो एक और अगेन आपका बेस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में लाया तो K प्लस OH माइनस, MgOH फोर ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो बेसिस क्या होते हैं जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड, हम OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं, वाटर में देते हैं। और ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। ये याद रखना, जो बेसिस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। सारे बेसिस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो अल्कली एक ऐसा बेस है जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये सोपी टू टच है, बिटर है और कोरोसिव होते हैं। और आप याद रखना किसी भी चीज को आप टेस्ट या टच करके नहीं बताएंगे कि वो एसिड है बेस है, क्योंकि हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए हमने इंडिकेटर सीखा है, हम इंडिकेटर्स की मदद से ही पहचान देंगे कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक और पार्ट है, एज हमें पता चल रहा है कि सारे एसिड्स क्या देते हैं H प्लस और सारे बेसिस क्या देते हैं OH माइनस देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेसिकली, अब हमने आपको याद हो हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये वाटर क्यों रिलीज होता है इसका कारण यही है। देखो ऐसे हमने क्या किया, अब देखो जो भी आपका एसिड होगा इसमें एक H होगा और एक X मतलब कोई भी मान लो कंपाउंड है, आगे का जो भी पार्ट है हमें नहीं पता,
ठीक है। फिर बेस में भी M कोई भी होगा, लेकिन उसके अंदर OH तो कंफर्म होगा। ठीक है। तो जब आपकी ये चीज आपस में रिएक्ट करती है, आपका एसिड या बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है आपका आपका ये दोनों चीजें X और M, ये दोनों चीजें इसकी साथ में मिल जाती है, और आपको ये साथ में क्या देता है, ये देखो OH माइनस, वहां पे ये अगर OH माइनस के फॉर्म में घूम रहा होगा और ये किसके फॉर्म में घूम रहा होगा, H प्लस के फॉर्म में। तो ये दोनों कहते हैं, देखो अपोजिट अपोजिट चार्जेस भी हैं ये, तो क्या एक दूसरे के साथ मिलके ये क्या कर लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और ये MX वो कंपाउंड जनरेट होता है एसिड और बेस को रिएक्ट कराने के बाद। तो इस तरीके से आपका ये वाटर रिलीज होता है जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो अब याद रखना, अब आता है इसके अंदर क्वेश्चन कि देखो जब भी हम वाटर मिक्स करेंगे एसिड या बेस में, तो ये हमें जो रिएक्शन है बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक भी होता है बेटा, एक्सोथर्मिक इसलिए होता है जब भी आपस में एक दूसरे रिएक्ट करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि कभी कभी तो जिस बीकर के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हो वो भी ब्रेक हो जाता है, इतनी ज्यादा हीट। ठीक है, उसमें से स्प्लैश आने लग जाते हैं और हो सकता है वो आपको जला दे। तो इतना ज्यादा हार्म क्या होता है आपको हो सकता है। इसलिए हमें से कैसे वाटर जब भी हम मिक्स करना एसिड के अंदर, तो पहले आप वाटर लीजिए, उसके अंदर आप एसिड डालिए, और वो भी एसिड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालिए, और साथ ही साथ उसे किसी भी स्टीयरिंग जो भी आपका टूल है उसकी मदद से स्टर करते घुमाते रहिए। इस तरीके से हम किसी भी एसिड या बेस को डाइल्यूट बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं इसको हम, डाइल्यूट बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप एसिड या बेस और वाटर मिक्स करते हो तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, और इससे बहुत ज्यादा इतना ज्यादा हार्म्स होते हैं, बर्न्स होती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम इस रिएक्शन को बहुत ही सावधानी से परफॉर्म करें। जो मैंने कहा है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आप एसिड और बेस को वाटर के साथ, देखो मैंने आपको बताया कि H प्लस क्या है आपका, जितने भी एसिड होते हैं आपके H प्लस देते हैं, और आपके OH, वेट अ मिनट गाइस, और जो भी आपका OH माइनस है वो कौन देते हैं, आपके बेस देते हैं। ठीक है। तो देखो जब भी आपने मान लो वाटर के अंदर आपने क्या किया, वाटर के अंदर अभी कौन सी मॉलिक्यूल है आपकी, H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से एसिड है आपका, ये पूरा एसिड है, मान लो आपका HCl है। ठीक है। आपने थोड़ा सा HCl लेके आपने ये पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो जब आप डाइल्यूट करते हो ना, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट करने पर आप डाइल्यूट करने पर आप क्या करते हो कि जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर H प्लस होता है आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हो, या OH माइनस होता है आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हो। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास मान लो एक दूध का पैकेट है, एक गिलास दूध है, आपने उसके अंदर क्या किया, पानी डाला। ठीक है, थोड़ा पानी डाला, चलो तब तक तो ठीक है, थोड़ा पानी डाला तब भी उसके अंदर दूध क्या होगा, ज्यादा होगा। ले आप उसके अंदर पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, ऐसे करने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दूध जो है पहले प्रॉपर व्हाइट था वो पूरा ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर दूध की मात्रा कम कर दिया, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है। राइट। ऐसे जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, बेस को डाइल्यूट करते हैं, तो हम इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा कर देते हैं, और जो उनका खुद का H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और इसी कारण क्या होता है, ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। और ये डाइल्यूशन हम करते क्यों है, देखो जितना ज्यादा आपका H प्लस होगा उतना ज्यादा ही क्या है, वो एसिडिक है आपका, और जितना ज्यादा OH माइनस होगा वो उतना ज्यादा क्या है, आपका बेसिक है। तो आप क्या करो, बेसिकली आपका जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं उसके अंदर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वो हमें यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब क्योंकि वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमें बर्न कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम कर हम डाइल्यूशन करते हैं। तो इससे और डाइल्यूशन से आपके H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है पानी में मिक्स करने से, और इसे आप लेबोरेटरी में बहुत सेफली फिर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन है। ये वाला पार्ट में लगता है लेना भूल गई, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ओके, बेटा में स्पेलिंग डाइल्यूशन DILUTION। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। याद रखो 9th और 10th के अंदर एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी आ गए तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से, पूरी साइंस का पेपर अच्छे से करके आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि बताइए एक एसिड है या एक बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है।
मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रांग है। अभी हमने मैं कहती हूँ आपका कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, आप घर पे गए, आपने कहा, मम्मी मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर मेरे अच्छे मार्क्स, मम्मी कितने अच्छे मार्क्स आए? ठीक है, अब मेरा 10 नंबर का टेस्ट था, हम इसमें कहेंगे कितने अच्छे मार्क्स आए, तो अच्छे कितने अच्छे मतलब 8 आए हैं, 9 आए हैं, 10 आएंगे तो 10 आएंगे तो बहुत अच्छे होंगे, 9 आएंगे तो अच्छे होंगे, 8 आएंगे तो हाँ थोड़े अच्छे होंगे, 7 आएंगे तो थोड़े खराब होंगे, मतलब जो भी सबका ना पैरामीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जज किया जाता है कि अच्छा ये बहुत अच्छे तो होंगे तो ये पक्का 10 होगा, ये अच्छे होंगे तो 8 से 10 के बीच में होगा, थोड़े सही होंगे तो 5 से 7 के बीच में होगा, एकदम बेकार होंगे तो 4 के अंदर होगा, ऐसे हम जज करते हैं। तो ऐसे हम एसिड, अगर कोई आपसे कहता है कि वो एसिड स्ट्रांग है तो वो कितना स्ट्रांग है, या बेस वो स्ट्रांग है तो वो बेस कितना स्ट्रांग है, तो इसको हम किसके मदद से पता लगाते हैं? ये हम पता लगाते हैं कि उस एसिड या उस बेस के अंदर H+ या OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। मैं आपको भी बताया है जस्ट पहले कि जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो मतलब वो एसिड आपका उतना ज्यादा है, और OH- की कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी तो उतना वीक बेस है, और जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको इसी बात है कि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उसके अंदर H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपके एसिड या आपके बेस के अंदर। अब हम ये कैसे पता लगाते हैं? हमने इस्तेमाल किया है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ये हमने कई सारे इंडिकेटर के मिक्सचर से बना रखा है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर होती है, ठीक है, जिसमें ये अलग 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 कलर्स होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम वो कलर मैच करने की कोशिश करते हैं, अगर वो कलर किस पे मैच कर रहे हैं, वो मैं आपको अगर स्ट्रिप दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखो, हम किसका सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि आपका क्या है, पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल हमें बताता है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। पीएच के अंदर याद है, स्मॉल पी होता है, कैपिटल एच होता है, कभी भी कैपिटल पी और कैपिटल एच मत लेना, ठीक है। पीएच मतलब पोटेंस यानी कि पावर। पीएच स्केल के ऊपर हम मेजर करते हैं पीएच को, अगर वो जीरो, पीएच स्केल में नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 14 के बीच में होता है। 0 से लेके इसके बीच में आता है आपका 7। 7 होता है आपका एकदम न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि जब आपका सब्सटेंस ना एसिड है ना बेस है। 0 से 7 के बीच में आपका सब्सटेंस क्या होता है, एसिडिक होता है। और 7 के बाद से लेके 14 तक आपका क्या होता है, सब्सटेंस आपका बेसिक होता है। ओके, सो पीएच, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच आपका 7 होता है। तो 0 to 14 आप अल्कलीन कह लो या बेस कह लो, ठीक है। एकदम जो 14 वाला होता है आपका वो वेरी अल्कलीन होता है, वेरी अल्कलीन बहुत बेसिक होता है वो, और 0 होता है आपका वेरी एसिडिक होता है। तो अगर आपका जो है 5 एसिडिक है या 6 ज्यादा एसिडिक है तो आपको 5 ज्यादा एसिडिक है और 6 कम एसिडिक है। मतलब आपका जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उतने आप कम एसिडिक होते चले जाओगे, यानी कि उतना कम आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता चला जाएगा। फिर इसके अंदर क्या कहा गया है, पीएच आपकी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 0 to 14, और ये रिप्रेजेंट करती है OH- की कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये आपका बता रखा है, समझा रखा है, 0 to 14 होती है, 7 एकदम न्यूट्रल कंडीशन। तो 0 से आप जैसे से आगे बढ़ते जाओगे आपकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। मैंने बताया जितना कम नंबर उतना ज्यादा एसिडिक, और 7 तो आपका न्यूट्रल होता है, तो 7 से पहले जितना कम नंबर उतना ज्यादा एसिडिक, यानी कि उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होंगे, H+ आयन की कंसेंट्रेशन होंगे। तो यहीं पर है कि अगर सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, तो देखो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इसकी इतनी और इसकी इतनी, तो किसकी ज्यादा, ऑब्वियसली इसकी ज्यादा और इसकी कम है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे आपकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो ये था आपका पीएच स्केल की मदद से आप कैसे H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन को समझ सकते हैं। इन केस फिर भी कोई डाउट है आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर ये समझा दूंगी। Don't forget to reply me in the comment section to tell me what all are your problems. You can tell me. Now see, this is a pH scale with very different colors. अब देख सकते हो रेड है, थोड़ा ऑरेंज है, फिर उसके बाद फिर येलो येलो, फिर थोड़ा ग्रीन, फिर ब्लू होता जा रहा है। तो बेसिकली आपको क्या बताना चाह रहा है कि अलग अलग कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हमने मान लो कोई इसके अंदर, हमने इसके अंदर कोई वो लिया, हमने इसके अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस लिया, हमने इसमें लिटमस पेपर डाला, ठीक है। लिटमस पेपर भी नहीं, हमने इसके अंदर एक आता है पेपर, हमने वो डाला, ठीक है। वो क्या करता है, कलर चेंज कर लेता है अपना। वो एक स्ट्रिप सी होती है, आई थिंक गैस येलो कलर की होती है वो स्ट्रिप, ठीक है, लिटमस नहीं होता। और हमने डाला तो वो जितना ज्यादा अगर मान लो वो ऐसा एसिडिक हुआ तो वो 6 नंबर वाला 6 पे आ जाएगा।
अगर उसका कलर ऐसे रेड सा हो गया तो मतलब वो वेरी एसिडिक है। ये अगर 2 हो गया तो मतलब वो इस पे आ गया, तो ऐसा कलर आपका आ जाएगा जो इनमें से कोई ना कोई जो आपका स्केल में कलर बना उससे मैच खाएगा। और हम कलर से मैच करके पता लगा लेंगे कि उसका जो है पीएच स्केल में उसका नंबर कौन सा है, हमें पता चलेगा वो एसिडिक है फिर बेस है। ओके, सो स्ट्रेंथ जो है एसिड बेस की डिपेंड करती है उसकी H प्लस और OH माइनस जो वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक मान लो हमने 2 एसिड लिया, आपका एसिडिक एसिड लिया CH3COOH, ठीक है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया यानी कि HCl लिया आपका, ठीक है। और जैसे देखो आप दूध को लीटर मेजर कर देना, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे में आपके एसिड्स होते हैं, वो हम 1 मोलर 2 मोलर ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो हम दोनों का सेम लिया अमाउंट, हमने इसको भी 1 मोलर लिया, हमने इसको भी 1 मोलर लिया, ठीक है। और हमने क्या किया कि हमने पानी में डिजोल्व किया और हम देखा कि कौन कितना ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमने भले दोनों क्वांटिटी सेम ली है लेकिन H प्लस का डिसोसिएशन इसके अंदर ज्यादा हो पा रहा है। H प्लस आयन ज्यादा इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसके अंदर जो आपके H प्लस के आयन है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका क्या है, वीक एसिड है। ऐसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस जो जितना ज्यादा OH माइनस प्रोड्यूस कर पाए उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना कम कर पाए वो उतना ही वीक बेस। ओके, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ये लास्ट पार्ट है हमारे आज की वीडियो का। इसके बाद हम अपने सॉल्ट्स पर आएंगे। वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी टू समझना है इसे और आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंस क्या है पीएच हमारे में, हम कहाँ कहाँ पीएच देखते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो देखो हमारी जो पूरी बॉडी है ना, इस पिक्चर वो किसके ऊपर डिपेंड, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका पीएच मतलब ये इस रेंज के बीच में काम करती है, 7.0 से 7.8 के बीच में काम करती है, या न्यूट्रल कंडीशन में काम करती है। में लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इसी पीएच रेंज में रह पाता है। देखो ज्यादा एसिड को तब नहीं रह पाएंगे कोई, ज्यादा बेसिक को तब भी नहीं कोई रह पाएगा। अब जो आपका एसिड रेन होता है उसे आप एसिड रेन क्यों कहते हो, एसिड रेन हम इसलिए कहते हैं कि जितना भी फैक्ट्रीज का धुआं हुआ होता है वो बहुत सारा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, वैसे एसिडिक चीजें होती है, केमिकल, वो सारा क्या होता है ऊपर क्लाउड में जाता है, रिएक्शन होती है, उस कारण क्या होता है इसके अंदर जब वो रेन वाटर गिरता है, हमने जब उसका मेजर किया कि उसका कितना पीएच रेंज आ रहा है तो हमने देखा वो 5.6 से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो रेन कैसी एक एसिड रेन है। तो रेन आपकी कैसे हो, आपकी एसिड रेन होती है, इसलिए हम कहते हैं जब हमने इसका पीएच रेंज मेजर किया तो इसका मतलब उसके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन। और यही एसिड रेन जो आपके रिवर में चला जाता है तो उसका मतलब रिवर के वाटर को भी क्या कर देगा, वो उसके वाटर को पीएच रेंज कर देगा, कम कर देगा। और कम करने का कारण जितने एक्टिविटी लाइफ इन वाटर आपके एनिमल्स है प्लांट्स है उनका रहना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी किस्म में काम कर पाते एकदम नॉर्मल रेंज में, आप कह सकते हो जितने जो ऑर्गेनिज्म वो इस रेंज में काम करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में कर पाते हैं, ठीक है, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन इन साइंस। नाउ व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, इसको हम समझते हैं इसकी मदद से। देखो आपके जितने भी क्या होता है आपका जो क्रॉप उगाते हैं, आपके जितने फार्मर्स होते हैं, आप अपने कभी देखना जिनके घरों में भी होता है, आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे तो इससे आपका सॉइल आपका प्लांट ना अच्छा नहीं उग पाता। पता है क्यों नहीं उग पाता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल है, तो वैसे केमिकल ही ना, तो उसके अंदर भी क्या होगा तो बहुत सारे एसिड्स होंगे, तो कहते हैं सॉइल को बहुत एसिडिक बनाता है। और प्लांट जो है डू नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से ग्रो नहीं करवाते अगर आपका सॉइल जो है वो अगर ज्यादा एसिडिक हुआ या फिर ज्यादा बेसिक हुआ। अगर आपका सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ तो हम क्या करते हैं उस सॉइल को हम किसी बेस से मिला देते हैं। बेस से कहते हैं उसको हम क्विक लाइम मिला दे उसके अंदर, या फिर कोई स्टेक लाइम मिला दो, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर आप उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये अगर आपका सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो आप उसके अंदर क्या डालो, ऑर्गेनिक मैटर डालो यानी कंपोस्ट डालो। इसको डालने से क्या होगा, ये आपका एसिड रिलीज करेगा जो कि उस बेसिक नेचर जो है सॉइल को उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और फिर आप अपने अपने प्लांट को अच्छे से वहां पर उगा सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आता है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, देखो जो हमारा स्टमक है बेटा उसके अंदर बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस होते हैं आपके, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी, क्यों, क्योंकि हमें डाइजेशन में मदद करती है और हमारे साथ साथ हमारे स्टमक को भी हार्म नहीं करती। लेकिन कभी क्या जाता है जब हमें बहुत ज्यादा इनडाइजेशन हो जाती है ना, हमारे स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने जाती है, इसी कारण हमें पेन और इरिटेशन होती है पेट में, ठीक है। तो इस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एंटासिड्स हम कहते हैं। इसमें से एक रेमेडी क्या है जिसे हम
बताया कि इन ये जो एंटासिड्स होते हैं आप क्या करते हैं, जो आप पेट के अंदर एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आप क्या बना देते हैं उसको एक माइल्ड एकदम ऐसे सुटेबल कंडीशन कर देती है, दोबारा से सर्वाइव हो पाते हैं। जैसे कि ये देखा होगा आपने, कुछ लोग इनो पी लेते हैं, कुछ पीते हैं इनो विनो, सब क्या है, ये बेस है जिसको क्या कर देते हैं आपके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देखो पीएच चेंज हमारे टूथ डीके में, टूथ डीके मतलब जो हमारे दांत सड़ जाते, देखो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, आप अपना खाना खाते रहते हो खाते रहते हो खाते रहते हो, ठीक है, तो वहीं पे क्या होता है, आपका खाना आपके दांतों में फंस जाता है, आपके दांतों में फंस जाता है तो क्या होता है, ये जो आपकी पीएच होती है, अब ये क्या है, जो आपकी पीएच होती है आपकी माउथ को, उसको क्या कहते हैं 5.5 से कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, देखो पढ़ो, टूथ इनेमल, ठीक है, टूथ इनेमल जो व्हाइट पार्ट होता है हमारे दांत का, वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटेट का बना होता है, ठीक है, ये बहुत ही, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म है, और हमारी पूरी बॉडी में बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये डिजोल्व नहीं होता और ना ही ये करोड़ होता है, बताओ हम पानी नहीं पीते हैं तो क्या ये करोड़ हो जाता है, नहीं करोड़ नहीं होता, ठीक है। जब हमारा पीएच का माउथ, जब हमारा माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, मतलब नीचे इज बिलो 5.5, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है, आप खाना खा जाते हो, खा जाते हो, खाना जब फल आपके दांतों के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपके एसिड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो खाना बच गया ना उसका डिग्रेडेशन मतलब वो कम होता है, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर होता है और फूड पार्टिकल जो आपके माउथ में बच जाते हैं खाने के बाद, उसका वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस कारण आपके माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है और टूटने के आपका स्टार्ट हो जाता है। सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप पर टूडे के ना हो, कि आप अपने माउथ को क्या करो, क्लीन करो खाना खाने के बाद। और किससे कर सकते हो, कैसे क्लीन कर सकते हो, अभी ब्रश करके, और आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो, क्योंकि टूथपेस्ट का जब खाना खाओगे वहां से हटाने के लिए फिर आपको रह जाता है, क्योंकि जब आपको टूथपेस्ट वो बेसिक होता है और इसका आप इस्तेमाल करते हैं अगर खाना खा सको और जितना एक्सेल एसिड आपके मुंह में वो आप निकाल सको और टूथ डिके को प्रिवेंट कर सको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये ना मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इस कुछ कुछ नाम याद कर लो आप, कि कौन कौन से आपके नेचुरल सोर्सेज है और उसमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं। जैसे बताया था कि एसिड आपके खट्टे होते हैं, मतलब एसिड मतलब उस एसिड्स के कारण ही आपके जो चीज होती है वो खट्टी होती है, तो नेचुरल सब्सटेंस के नाम है, नेचुरल सोर्स के नाम है जिनके अंदर कौन से एसिड होते हैं जिस कारण वो खट्टे होते हैं। विनेगर में एसिडिक होता है, ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टैमरिन में टार्ट्रिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक होता है, सोर मिर्च में लैक्टिक होता है, लेमन में सिट्रिक होता है, आंट स्टिंग में मेथनोइक होता है, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट आपको याद करना, ठीक है। अब आता है देखो, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कभी आपको चींटी ने काटा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो आपको बहुत खुजली सी होती है, तो आप क्या करते हो, उस वहां पे रब करने जाते हो अपने हाथ पर। क्यों रब करते हो, बेसिकली आपकी चींटी होती है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जब आपको बाइट करती है ना चींटी, तो आपको बाइट करने पर क्या करती है, आपके हाथों पे उसने बाइट किया तो क्या करती है, वहां पे वो एसिड रिलीज करती है, इस कारण आपको क्या होती है, वहां पे बहुत ज्यादा खुजली होती है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करते हो, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लगा लो, कोई भी बेसिक सब्सटेंस लगा लो, तो उससे क्या होगा, वो आपका साफ हो जाएगा, मतलब वो ऐसे आपका हट जाएगा और आप जो है थोड़े बेटर फील करोगे। इससे एग्जांपल है, जो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये अपने आप को अपना सेल्फ डिफेंस भी इसी की मदद से करते हैं। कैसे कि आपको हनी बी ने काटा, उसने बेसिकली बी स्टिंग, जब हनी बी आपको काटती है तो क्या करती है, अपना एसिड जो है वो आपके अंदर डाल देती है, जिससे आपको पेन और इरिटेशन होती है। फिर आप उसके ऊपर कोई बेकिंग सोडा लगा लो, तो उससे क्या होता है, उस एरिया पे आपको रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। स्टिंगिंग हेयर, ऐसे आपके एक पत्ती है नेटल लीव्स है, जब उसकी अगर वो आपके ऊपर लग जाए, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना मिथुनिक एसिड आपके अंदर डाल देती है और इसका ना आपको बर्निंग पेन, मतलब बहुत तेज आपका सही है, इसको जल रहा हो उतना पेन हो रहा है आपको, ठीक है, जैसे मिर्ची जब बहुत ज्यादा हाथ में लग जाती है तो पेन होता है ना, वैसा ही सेम है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लो। देखो नेचर हमें न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन देती है, कैसे, देखो आपका एक ऐसे है नेटल प्लांट, वेट अ मिनट, आपका एक प्लांट है नेटल प्लांट और उसी के बगल में उगता है आपका डॉग प्लांट, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका डॉग प्लांट और एक आपका नेटल प्लांट, ठीक है। नेटल एक हर्बेसियस प्लांट है जो कि आपके वाइल्ड में उगता है, वाइल्ड मतलब बहुत जंगल से बने होते हैं वहां पे। इसकी जो लीव्स होती है इनकी स्टिंगी स्टिंग मतलब देखो ऐसे लगे तो रफ से, ठीक है, विच अगर आपको लग गए तो आपको बहुत ही पेनफुल स्टिंग होता है अगर आपसे टच हो गए तो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये करती है अपनी मिथुनिक एसिड हमारे जहां भी टच हुआ वहां पे डाल देती है। और इसके लिए ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है, कि जहाँ पे अगर आपको नटर प्लांट ने काटा है उसी के बगल में आप देखोगे कि आपको एक डॉग प्लांट मिलेगा। ये डॉग प्लांट क्या करता है, ये हमेशा जनरली कहाँ पे उगता है, ये आपके नेटर प्लांट के बगल में ही उगता है। अगर आप उसको रब कर लो तो आपको वो क्या किस मदद करेगा, आपको रिलीफ दे देगा। ये नेचर में ऐसे पता नहीं, नेटर प्लांट के बगल में आपका डॉग प्लांट होता है। ये डॉग प्लांट क्या होता है, ये आपका बेस रिलीज करता है जिससे आप क्या कर लोगे, वहां पे आपको आराम मिल जाएगा।
ये ट्रेडिशनल रेमेडी है। तो आपको बता रहा है किस तरह से नेचर के अंदर ही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, कि अगर कभी आपका नेटल प्लांट टच हो गया तो उसकी बगल में आपके डॉग प्लांट आपसे देखना वहां पे होगा, उससे यहाँ आप रख कर सकते हो। आप नेटल प्लांट कैसे दिखता है वो तो आपने यहाँ पे फोटो में देख लिया, लेकिन डॉग प्लांट कैसे दिखता है आप सर्च कर सकते हो अपने गूगल पर, और वहां पे आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जनरली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जब लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, ट्रैकिंग आपको पता है पहाड़ों पर ही होती है, तो वहां पे अलग अलग चीजें मिलती है। तो वहां पे जो जनरली लोग होते हैं वो बहुत पढ़े, क्योंकि इतना ट्रैकिंग करते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन सा कहाँ मिलता है कैसे नहीं, तो उन्हें ज्ञान हो जाता है कि आपके नेटल प्लांट अगर कभी टच हो गया आपको, तभी आपको वहां पे क्या करना है, डॉग प्लांट लगाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर द फॉर दिस। अब हम लेंगे नेक्स्ट आपके कल वीडियो में।